नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए अपनी क्लास 7 का जो हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका है उसका चैप्टर 8 पाठ 8 जिसका नाम है शाम एक किसान। तो देखिए, आप पाठ का नाम देख रहे हैं, शाम एक किसान। तो जो शाम है यानी कि जो संध्या का समय है, शाम का समय है, सनसेट का टाइम है, सूर्यास्त का टाइम है, उस समय पर जो इसका एक वर्णन किया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, क्या कहते हैं, उन्होंने इस शाम को एक किसान की संज्ञा दी है, एक किसान की तरह इस शाम को बताया है। और किस तरह से, देखिए आप अभी हमने एक कविता यहाँ पर पढ़ी थी कि जो हमारी कविता की जो उड़ान होती है वो किससे किससे ज्यादा होती है, यानी कि पक्षियों के उड़ान से भी ज्यादा ऊंची होती है। यानी कि पक्षी भी उतनी दूरी तक नहीं पहुंच सकते जितनी दूरी तक कविता उड़ सकती है। यानी कि कवि जो है जहां पर कोई नहीं पहुंचता वहां पर कवि पहुंच जाते हैं। उनकी कल्पना शक्ति जो होती है वो इतनी ज्यादा तेज होती है। तो देखिए, एक शाम का जो समय है, शाम के वक्त का जो समय है, उस समय को कवि ने यहाँ पर किस तरह से किसान का रूप दे दिया है और किस तरह से एक कविता का रूप इसको दिया है, इसको हम पढ़ते हैं। कविता को पढ़ेंगे, कविता के भावार्थ को पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को पढ़ेंगे और साथ ही कविता के से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे। चैप्टर आपका बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, बिल्कुल रेडी रहिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो कविता का नाम आपने देख लिया है, शाम एक किसान। इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कवि परिचय थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। लेखक है, कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनका जन्म 1927 में हुआ। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। पत्रिका दिनमान के उप संपादक हैं। पराग बाल पत्रिका के संपादक हैं। निधन 1983 में हुआ। इनकी काव्य कृतियां यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं, काठ की घंटियां, बांस का एक पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, खूटियों पर टंगे लोग, और विशेष क्या है, दिनमान कविता में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए चर्चित हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और भाषा शैली कैसी है, सरल और सहज है और लोक की महक लिए हुए है। यानी कि आम बोलचाल, जो लोक आम बोलचाल है उसकी महक लिए हुए अपनी भाषा में है। तो जब भी आप किसी कविता को पढ़ते हैं, किसी कविता को समझते हैं, तो उससे पहले आपको उनके कवि के बारे में जानना जरूरी होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारी कविता है शाम एक किसान, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है। तो कवि का नाम, कविता का नाम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, जो यहाँ पर शाम एक किसान, ये जो कविता है, इसमें कवि ने अपनी कल्पनाओं से जाड़े की एक शाम का वर्णन किया है। जो सर्दियों की शाम होती है, जाड़े के दिनों की जो शाम होती है, उसका वर्णन किया है किसके रूप में, एक किसान के रूप में। कहा है ना कि किसान, शाम एक किसान, यानी कि शाम को ही किसान का नाम दे दिया गया है। तो कवि ने इस कविता में अपनी कल्पनाओं से जाड़े की शाम को किसान का रूप दिया है। क्योंकि जाड़े की जो शाम थी, जाड़े के दिन जो थे, तब कवि जंगल में गए और जंगल में ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर पेड़ भी थे, नदी भी थी और एक पहाड़ भी था। जब वो वहां पर बैठे हुए थे, उस जगह पर जहां पर पेड़ थे, पलाश के पेड़ थे, नदी थी और पहाड़ थे, वहां बैठकर उन सभी चीजों को, जो जो चीजें वहां पर थी,
उनको बिंब के रूप में मानते हुए, यानी कि इसको ये मान लिया, इसको ये मान लिया, इसको ये मान लिया, ये सब मानते हुए उन्होंने अपनी इस कविता की रचना की। देखिए छोटी सी कविता है, लेकिन क्या होता है कि जब आपको पता नहीं होती चीजें, आपको समझ नहीं आता है कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, तो चाहे कविता छोटी हो चाहे कविता बड़ी हो, वो आपको समझ में नहीं आ पाती है। तो अब जैसे कि यहाँ पर कई रूपकों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले पहाड़, उसको किसान की संज्ञा दी है। आकाश, उसको साफा कहा है, यानी कि किसान जो अपने सर पर पगड़ी पहनते हैं ना, उसको साफा कहा गया है। नदी, नदी को चादर की संज्ञा दी है। पलाश के पेड़ जो जंगल में है, जैसे कि हमने कहा कवि क्या एक बार जाड़े के दिनों में वो जंगल गए और ऐसी जगह पर गए जहां पलाश के पेड़ थे, नदी थी, एक पहाड़ था, और वहां बैठकर उन सभी के बिंब के रूप में, यानी कि उन सभी को कुछ ना कुछ मान लिया उन्होंने, बिंब के रूप में मान लिया, और उस प्रकार से उन्होंने कविता की रचना की। तो देखिए क्या क्या मान लिया। पहाड़ को उन्होंने किसान मान लिया, आकाश को उन्होंने साफा मान लिया, नदी को उन्होंने चादर मान लिया, पलाश के पेड़ों को उन्होंने जलती हुई अंगीठी मान लिया, क्योंकि उसमें लाल लाल फूल खिले हुए थे, तो उन लाल लाल फूलों से ऐसा लग रहा था कि ये जलती हुई अंगीठी है। अंधकार, अंधकार को क्या कहा है, भेड़ों का झुंड कहा है। और डूबता सूरज, उसको क्या कहा है, चिलम कहा है। चिलम यानी कि जिसमें हल्की सी आंच होती है और धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं आशा करती हूँ कि आप कहानी, इस कविता को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और इसके भावार्थ को भी समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कविता के बारे में। तो जैसे कि हमने, आप चित्र में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या बताया, पहाड़, ये जो पहाड़ इस तरह से है, इसको कवि ने क्या मान लिया है, किसान मान लिया है। ठीक है, और ये जो आकाश है, यहाँ जो ये पूरा आकाश है, इसको साफा बना दिया है, यानी कि पगड़ी बना दी है किसान के सर की, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो नदी आ रही है, ये जो नदी आ रही है, इसको चादर कहा है। और इधर जो ये घना वन है, ये जो घना जंगल है, इसमें जो पलाश के फूल लगे हुए हैं, पलाश के पुष्प लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, पूरा रेड कलर का यहाँ पर जंगल दिखाई दे रहा है, तो इनको जलती हुई अंगीठी माना है। और ये जो फॉगी यानी कि धुएंदार सूरज दिखाई दे रहा है, इसको चीलम की संज्ञा दी है। चीलम, जैसे कि किसान जो है वो चीलम जला रहा हो, चीलम फूंक रहा हो। और देखिए फॉगी दिख रहा है, हल्का सा धुंध आपको दिख रही है, धुआं आपको दिख रहा है, यानी कि सन जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल जैसे दिन के समय में गोलाकृति में होता है ना, ऐसा सन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको ये कविता बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। पढ़ते हैं अपनी कविता को। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिपहाड़ घुटनों लम खींचत बैठा है, पर पड़ी है नदी की चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि, आकाश का साफा बांधकर, आकाश का साफा बांधकर सूरज की पहाड़ घुटनों पर खींचकर बैठा है, पैरों में पड़ी है नदी की चादर सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो दृश्य हमने यहाँ पर दिखाया था, बिल्कुल वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आकाश को साफे के रूप में बांधकर, आकाश को अपने सर पर एक साफे के रूप में बांधकर, यहाँ पर जो पहाड़ है वो कैसे बैठा है, वो सूरज के सामने बैठा है, और घुटनों तक उसने क्या खींच रखी है, घुटनों तक खींची है नदी की चादर। यानी कि जो पहाड़ होता है, देख सकते हैं आप इस तरह से चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, चित्र है और पहाड़ आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, और ये जो पहाड़ है इसी को कवि ने क्या कहा है, साफा बांधा हुआ। किसका साफा, आकाश का साफा बांधा हुआ किसान कहा है।
और जो घुटनों तक, देखिए घुटनों तक नदी की जो चादर है उसको ताने बैठा है। इस तरह नदी देख सकते हैं आप, पानी देख सकते हैं, यानी कि घुटनों तक वो नदी की चादर सी ताने हुए बैठा है। और इस तरफ कुछ पहाड़ पर कुछ वृक्ष भी दिख रहे हैं जो लाल लाल फूलों के साथ है, और साथ ही उनमें सूरज की लालिमा पड़ रही है। और वो किस प्रकार से लग रही है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के फूलों की जो फूल है, जो उनको जंगल को अंगीठी बना दिया गया है, और उन फूलों को दहकती हुई अंगीठी यानी कि लाल लाल अंगीठी कहा है। अंधकार दूर पूर्व में, अब क्योंकि सन कहाँ सेट होता है, सूरज कहाँ छिपता है, कौन सी जगह से सूर्य उदय होता है, कौन सी जगह से सूर्य अस्त होता है, कौन बताएगा? सूर्य उदय कहाँ से होता है, कौन बच्चा बताएगा? देखिए, जो आपका सूर्य उदय होता है वो कहाँ से होता है, पूर्व दिशा से, और सूर्यास्त कहाँ पर होता है, पश्चिम में। तो अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। भेड़ों के गल्ले यानी कि जिस प्रकार भेड़ों का झुंड जो है वो बैठा होता है एक जगह पर, इसी तरह से, क्योंकि अभी अंधकार पूरे आकाश में फैला नहीं है, अभी वो सूरज के डूबने का इंतजार कर रहा है, सूर्य के अस्त होने का इंतजार कर रहा है। तो अभी सूर्य बिल्कुल इस तरह से की स्थिति में है, सूर्य अस्त होने वाला है, तो ये जो लालिमा है वो इस तरह से प्रतीत हो रही है। तो कहते हैं पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में, जो अंधेरा है वो पूर्व दिशा में, क्योंकि अब सूरज पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम दिशा में अस्त होने वाला है। तो जो अंधकार है वो यहाँ से, अभी यहाँ पर लालिमा है, पश्चिम दिशा में अभी लालिमा है सूरज की, और अंधकार जो है वो पूर्व दिशा में सिमट कर बैठा हुआ है भेड़ों के गले सा। तो कवि क्या भावार्थ बताते हैं इस कविता का? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों के माध्यम से शाम होने के प्राकृतिक दृश्य का मनोहर चित्रण करते हैं, मनोहर वर्णन करते हैं, मनोरम वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि शाम किस तरह से हो रही है, शाम ढलने का चित्रण किया है, और उनके अनुसार इस समय शाम के समय पहाड़ पर बैठे हुए, यानी कि पहाड़ है वो किसी बैठे हुए किसान की तरह प्रतीत हो रहा है, बैठे हुए किसान की तरह लग रहा है। और क्या कहते हैं, आसमान इस तरह से उसके ऊपर है जैसे उसके सर पर कोई पगड़ी रख दी गई हो। पहाड़ के नीचे बह रही नदी ऐसी लगती है जैसे किसान ने घुटनों तक चादर ले रखी हो, यानी कि अपने पैरों में चादर ले रखी हो। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते हुए अंगारों के समान लग रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा, अब जो पूर्व दिशा में अंधेरा फैल रहा है वो सिमट कर भेड़ों की भांति बैठा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि वो इंतजार कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि कब सूर्य पूरी तरह से अस्त हो और सूर्य जो अंधकार है वो पूरे आसमान में फैल जाए। तो इस तरह से देखिए, छोटी सी पंक्तियां हैं कविता की, बहुत ही छोटी पंक्तियां हैं लेकिन बहुत सा सुंदर अर्थ बताती हैं। तो देख सकते हैं आप कि कवि की जो कल्पनाएं हैं वो कितनी ज्यादा हैं। आगे देखते हैं। अचानक बोला मोर, और जब ऐसा जब सिचुएशन चल रही है, ऐसी जो परिस्थिति है, यानी कि सूर्य अस्त होने का जो समय चल रहा है, उसी में आपने देखा होगा मोर की आवाज, सबने सुनी है मोर की आवाज? मोर की आवाज शाम के समय में ज्यादातर सुनाई देती है। तो अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो? तो जब जैसे सूर्य अस्त होने वाला है, सूरज ढलने वाला है, आपने देखा है शाम के समय में क्या होता है, जब सूरज ढलता है जितने भी पशु हो चाहे पक्षी हो वो क्या करते हैं, अपने घोंसलों की तरफ वापस उड़कर आते हैं।
सभी पशु पक्षी अपने घोंसलों की तरफ वापस उड़कर आते हैं, यानी कि घर पर जो उनके बच्चे हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चे अपनी तरफ से आवाज देते हैं और चिड़िया, मोर या पशु पक्षी वो अपनी तरफ से उन्हें आवाज देते हैं। तो क्योंकि अब सूर्य अस्त होने वाला है, तो जितने भी पशु पक्षी हैं वो अपनी आवाज से अपने माता पिता को बुला रहे हैं और उनके माता पिता भी साथ में आवाज उनको दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। तो बिल्कुल शाम का समय है, सूर्यास्त होने वाला है, दृश्य पूरा आपको दिखा दिया गया है। और अचानक इसी दृश्य में मोर बोला, जैसे कैसे बोला, जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो, यानी कि ऐसे जैसे बुलाते हैं किसी को, तो सुनते हो, चीलम औंधी धुआं उठा, चीलम औंधी धुआं उठा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चीलम क्यों कहा है, क्योंकि जो ये सन आप देख रहे हैं, ये सूरज जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी साफ नहीं है। ये किस तरह का दिखाई दे रहा है, इसमें हल्की सी लालिमा है और बाकी क्या है, पूरी धुंध है। ऐसा लगता है कि धुआं उठ रहा है। ठीक है, चीलम औंधी, चीलम औंधी यानी कि चीलम जल चुकी है और धुआं उठने लगा है, यानी कि अब सूर्य अस्त बिल्कुल नजदीक आ चुका है, सूर्य अस्त होने वाला है। चीलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। तो देखिए छोटी सी कविता, प्यारी सी कविता। अब सूरज डूब चुका है, यानी कि चीलम औंधी गई है, चीलम बिल्कुल उलट दी गई है, धुआं उठ चुका है, सूरज डूब गया है और अंधेरा छा गया है। तो क्या कहते हैं सर्वेश्वर दयाल जी अपने इन पंक्तियों से? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम एक किसान के इस काव्यांश से शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन कर रहे हैं। यानी कि जो अभी तक जो पहला दृश्य बताया गया था, देखिए पहला दृश्य जो था वो बिल्कुल कैसा था, बहुत ही ज्यादा शांत था, बहुत ही शांति थी इस वातावरण में। यानी कि एक किसान है जो साफा पहने हुए और नदी की चादर ओढ़े हुए बैठा हुआ है और अंगीठी सेक रहा है, क्योंकि ये सर्दियों की शाम है और वो अंगीठी सेक रहा है। और अचानक मोर की आवाज बीच में आती है, जो क्या करती है, उस सन्नाटे को तोड़ देती है, उस सन्नाटे को भंग कर देती है और चारों तरफ आई हुई जो शांति होती है वो क्या हो जाती है, अचानक उसमें जब मोर बोल पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई पुकार रहा हो, मानो कोई आवाज दे रहा हो। कैसी आवाज दे रहा हो, सुनते हो? और फिर सारा दृश्य एक घटना में बदल जाता है। यानी कि ये दृश्य जो है, अभी तक जो दृश्य चल रहा था वो दृश्य एक घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम को किसी ने उलट दिया हो। यानी कि जो चिलम अभी तक जल रही थी, जो हल्की सी चिलम जल रही थी जिसमें हल्की सी अभी तक आंच थी, तो उस चीलम को किसी ने उलट दिया हो। यानी कि जब यूज हो जाता है चीलम तो उसको क्या करते हैं, उलट देते हैं, उसकी जो राख होती है उसको खाली कर देते हैं। तो उस सूरज की चीलम को किसी ने उलट दिया हो। और जब जलती आग बुझती है, जब कभी भी आग को आप बुझाते हैं तो क्या होता है, उसमें से धुआं निकलने लगता है। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ही सूरज की चिलम किसी ने बुझाई तो धुआं उठने लगा। तो अब हमें समझ आ गया कैसा धुआं उठ रहा है, बिल्कुल काला धुआं उठ रहा है। यानी कि अब हमें समझ आ गया है कि सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छा गया है, अंधेरा छाने लगा है। तो सभी बच्चों को ये जो कविता है, देखिए काफी छोटी सी कविता हमारी थी, आप देख सकते हैं केवल 2 स्टैंजा है कविता में, एक ये वाला स्टैंजा और एक ये वाला, यानी कि 2 काव्यांशों में हमारी ये कविता समाप्त हो चुकी है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कविता अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तो सभी को क्लियर हो चुकी है कविता? सभी बच्चों को कविता क्लियर हुई, समझ में आई? हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से। यस,
तो अभी रीडिंग कौन करेगा? एक बार फटाफट कविता को पढ़ लीजिए, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर और कठिन शब्द करते हैं। कौन रीडिंग करेगा? फटाफट हाथ खड़ा करेंगे और माइक ले लेंगे। यस, जीआईसी, जीआईसी पहाड़ पानी, माइक ले लीजिए बच्चा। यस, पढ़िए। आकाश का सारा बाधिका सूरज की चिपहाड़ घुटनों लम खींचत पर बैठा है, परख पड़ी है नन्ही चादर सी पास ही दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगूठी अंधकार दर पूर्व में सिमटा बैठा है, भेड़ों के गले सा। बहुत जल्दी स्पीड में हमें कहीं भागना नहीं है, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं आप, आराम से पढ़ सकते हैं बिल्कुल। बहुत जल्दी जल्दी हमें ऐसे पढ़ना नहीं है, कोई कहीं हमें भागना नहीं है, ठीक है। चलिए, कोट कंडारा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चीलम औधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। हाँ, ओके, गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों को कविता समझ में आ गई? यस मैम। भावार्थ पूरा क्लियर हुआ? क्या क्या यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं? छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी, केवल 2 काव्यांश इसमें है। तो देखिए, आप इसको घर पर भी अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। आप सभी के पास आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 होगी, तो आप उसमें से इसको रीड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पाठ का सारांश देखेंगे। पाठ का सारांश क्या है? कौन पढ़ेगा? चलिए फटाफट माइक ले लीजिए। कोट कंडारा, बच्चे आपका माइक रेडी हुआ? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ बैठे हुए किसी किसान जैसा दिख रहा है। आकाश उसके माथे पर बंधे एक साफे पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के पैरों पर बड़ी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसी अंगीठी में रखे अंगारों की तरह दिख रहे हैं। फिर पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा लगता है। अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है और शाम ढल जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने काफी क्लियर पढ़ा है कोट कंडारा। वेरी गुड बच्चे, बैठ जाइए। तो अब आपको सारांश भी क्लियर कर दिया गया है। बहुत ही छोटी सी कविता है, तो काफी भावार्थ क्लियर हो गया है। पूरा पाठ का, चैप्टर का जो सार है वो आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम पाठ से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला शब्द है दहक। दहक का अर्थ होता है जलना। दहक का अर्थ होता है जलना, ठीक है। दहकना कहते हैं ना, तो जलना। साफा, साफा का अर्थ होता है पगड़ी, ठीक है। औंधी, औंधी का अर्थ होता है उलट देना, उल्टा, ठीक है, उल्टा होना। तो चीलम को जब उल्टा कर दिया गया है, यानी कि थोड़ी सी जिसमें आंच बची हुई थी, जो सनसेट होने ही वाला था, सूर्यास्त होने ही वाला था, जब वो पूरी तरह से डूब गया, जब उस चीलम को उलट दिया गया, तो क्या हुआ? धुआं उठा और सूर्यास्त हो गया। सा से सी का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर चीलम क्या होता है? चीलम क्या होता है, कौन बताएगा? कुछ प्रश्न है यहाँ पर। चीलम किसे कहते हैं? हुक्का या चीलम क्या होता है? आपने कभी देखा है चीलम या हुक्का? क्योंकि जो बच्चे पहाड़ों में रहते हैं उन्हें जरूर ये पता होगा कि हुक्का या चीलम क्या होता है, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो जरूर, उनके पास बहुत बड़ा हुक्का होता है इस टाइप का, जिसमें क्या होता है कि वो उसके ऊपर एक राख सी होती है, उसके ऊपर वो अपना मसाला जो उनका होता है वो डालते हैं और उसके बाद उसको गुड़गुड़ाते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं चीलम। शाम शब्द के पर्यायवाची बताइए। शाम शब्द के पर्यायवाची, तो ये आप लिखेंगे।
इनको आप लिखेंगे। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि इस कविता में, देखिए आप इनको रफली नोट डाउन कर सकते हैं, आप रफली इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। प्रश्न नहीं उतारेंगे क्योंकि प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, केवल उत्तर आप उतारेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है और यह एक रूपक है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बताया। इसे बचाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता है कि आकाश को साफे के रूप में दिखाया गया है, और दूसरा यहाँ पे जो तीसरा है वो नदी को चादर के रूप में दिखाया है। और अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपता को खोजकर लिखिए। तो दूसरी एक रूपता है सूरज, जिसको चीलम की तरह दिखाया गया है। ठीक है, एक सूरज है जिसको चीलम की तरह दिखाया गया है। पलाश के फूल हैं जिनको जलती हुई अंगीठी के रूप में दिखाया है। पांचवी एक रूपता है, अंधकार को भेड़ों का गल्ला, भेड़ों का गल्ला यानी कि भेड़ों के झुंड के समान बताया है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। ये शुरू में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किसको क्या कहा है। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, पहाड़ को किसान के रूप में कहा है, आकाश को साफे के रूप में कहा है, नदी को चादर के रूप में कहा है, सूरज को चीलम के रूप में कहा है, और पलाश के पेड़ों को जलती हुई अंगीठी के रूप में कहा है, और अंधेरे को यहाँ पर जो भेड़ों का झुंड है उसके रूप में कहा है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल आपका ये प्रश्न है। शुरुआत में ही मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था ताकि आपको कविता आसानी से समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा है, शाम का दृश्य अपने घर की खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब शुरू होती है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है, और इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि कवि की जो कल्पना शक्ति होती है उसके आगे चिड़िया की उड़ान भी फेल है। यानी कि चिड़िया भी उतने ऊंचे नहीं उड़ सकती जितने कवि की कल्पनाएं उड़ जाती हैं। कवि अपनी कल्पनाओं को सोचते हैं, अपनी कल्पनाओं को कर सकते हैं। तो उन्होंने केवल और केवल एक शाम होने का जो समय है, जो केवल ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के बीच का जो टाइम है, उसको उन्होंने काफी अच्छे तरह से यहाँ पर आपको एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो अभी आप बच्चे हैं, बच्चों का जो माइंड होता है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं, अभी आप क्लास 7th में हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th के जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी कलर करते रहते हैं, कभी कुछ ड्राइंग बनाते रहते हैं, कभी कुछ। तो बच्चों का माइंड काफी क्रिएटिव होता है। तो आपको के लिए आज की जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी जो आज का होमवर्क है, ये इस तरह का है कि आप जो शाम जिस टाइम पे होगी, जब सनसेट का टाइम होगा, सूर्यास्त का टाइम होगा, उस टाइम पे आप 15 से 20 मिनट बाहर पे बैठेंगे। ठीक है, अपनी खिड़की से, या फिर आपको अगर अपनी खिड़की से सनसेट दिखाई देता है तो आप खिड़की पे जाएंगे। अगर खिड़की से सनसेट नहीं दिखाई देता है तो आप छत पर जाएंगे और आप देखेंगे कि शाम कब से शुरू होती है, यानी कि क्या शुरुआत है शाम होने की, तब से लेकर सूरज डूबने तक में कितना समय लगा, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट। इस बीच आसमान में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, क्या क्या परिवर्तन आए। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस उत्तर को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी, ये उत्तर आप लोग मेरे साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, ये आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा, सुनते हो, तो नीचे दिए गए पक्षियों की बोली को सुनकर उन्हें 1 या 2 शब्दों में बांधिए, जैसे कौआ, कबूतर, मैना, तोता, चील, हंस। तो जैसे मोर ने कहा, मोर की आवाज थी, तो मोर की आवाज में उन्हें लगा कि सुनते हो। तो जैसे इन पक्षियों की आवाज में आप अपने आप आंसर बनाएंगे। कुछ यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, जैसे कबूतर, कबूतर की आवाज कह रही है कहाँ जा रहे हो,
कौवा कह रहा है सुनो रात न होने दो। मैना कह रही है तुम बहुत मनमोहक हो। तोता कह रहा है तुम्हारा समय निराला है। चील कह रही है थोड़ी देर तो रुको। हंस कह रहा है तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तो इस तरह से आप खुद से भी कुछ वर्ड्स बनाएंगे, एक या दो या इससे भी ज्यादा, ठीक है, इनकी आवाज से। तो इस तरह हमारा जो ये पूरा चैप्टर है ये क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा पाठ है। तो इस तरह से आप इस कविता को सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे। कविता के कवि का नाम, जन्म, मृत्यु, रचनाएं भी कॉपी में लिखेंगे, भावार्थ भी कॉपी में लिखेंगे, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो ये सब आपका होमवर्क है और आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।